हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 1 बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। हम डिस्कस कर रहे यूनिट 4 ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पार्ट 1 वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था एंटी अस्थमेटिक ड्रग को, जिसमें डिटेल में था ब्रोंकोडायलिटिस, और ब्रोंकोडायलिटिस में भी एक मेन ड्रग थी दैट इज साल्ब्यूटामोल इनहेलर। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करा था नेजल डिकंजस्टेंट्स को, जिसमें आपकी सिर्फ 2 ड्रग आती हैं, लेकिन इसमें आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है फार्माकोलॉजी का वो उसमें मेंशन है। लाइक डेफिनेशन क्या होना चाहिए, साइड इफेक्ट्स कितना होना चाहिए, रूट कौन सा होना चाहिए, ड्रग डोज कितना होना चाहिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिर उसके बाद में ड्रग के एग्जाम्पल विद नर्सेस रोल। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टोरेंट्स, जो ड्रग्स आपकी कफ में यूज़ होती हैं। इसी के क्लासिफिकेशन में आपके आ जाएंगे एंटीट्यूसिव एंड म्यूकोलिटिक्स। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर क्लासिफिकेशन, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे एंटीट्यूसिव एंड म्यूकोलिटिक्स को। इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में। जो ड्रग्स आपके कफ के लिए यूज़ होती है उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। सिंपल सी बात है, जो ड्रग आपके यूज़ होगी कफ के लिए उसी को हम लोग कहते हैं। अब कफ क्या होता है? कफ ये आपका प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है या फिर एक्सपेल होता है कोई भी फॉरेन बॉडीज़ का, या फिर थिक रेस्पिरेटरी सिक्रीशन म्यूकस स्पूटम जो कि आपको ब्लॉक कर देता है एयरवे का, उसी को हम लोग कहते हैं कफ। कफ इन्वॉल्व करता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को, जो आप एक फिगर में देखोगे 4.3 दैट द फिगर। उसके बाद में आप इसी में देखोगे कि टाइप्स ऑफ कफ भी होते हैं। तो आपके 2 टाइप्स के कफ होते हैं। पहला होता है प्रोडक्टिव कफ और उसी को हम लोग कहते हैं वेट कफ। दूसरा आपका होता है अनप्रोडक्टिव कफ या फिर नॉन प्रोडक्टिव कफ और ड्राई कफ। ड्राई कफ का मतलब होता है सूखी खांसी, जिसमें आपका स्पूटम या फिर आपका फ्लेगम नहीं आता है। इसमें आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होता है, लेकिन वेट कफ में आपका स्पूटम आता है। ये डिफरेंस है आपके प्रोडक्टिव कफ में, नॉन प्रोडक्टिव कफ में, या फिर आप कह सकते हैं वेट कफ में और ड्राई कफ में। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि ये कफ जो है वो कैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस देखता है। तो आप देख रहे हो इस तरीके से इसमें है। सबसे पहले आपका स्टिमुलाई रिसेप्टर और कॉर्टेक्स आपका मेंशन होता है। जो आपके स्टिमुलाई होते हैं वो आपकी 3 स्टिमुलाई होते हैं। पहला आपका स्टिमुलाई होता है मैकेनिकल, फिर आपका होता है केमिकल, फिर आपका होता है इन्फ्लेमेटरी। ये सब की वजह से ये अपने अपने रिसेप्टर पे बाइंड करके वहाँ पे वर्क करते हैं। इनकी वजह से वहाँ पे जो नर्व्स होती हैं क्रेनियल नर्व वो एक्टिव होती हैं। वो आपके ब्रेन के जो कॉर्टेक्स एरिया जहाँ पे कफ सेंटर है वहाँ करती हैं। उसके बाद में वो डिसाइड करती है म्यूकोकाइनेटिक्स है क्योंकि म्यूकोलिटिक्स है। उसके बेसिस पे ये कफ को अपना क्या करती है, प्रोडक्शन करती हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तो है, स्टार्ट स्टिमुलाई से होगा एंड आपका कफ तक होगा, तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तो है। और एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता है ना, आपको ये बनाना है। बस ये आपको मैं बता रही हूँ कि कफ एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जितना इजी लगता है ना कि कफ बहुत ही सिंपल सा है, नहीं, कफ एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसको आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग स्टिमुलाइज को पहले लेना, उस स्टिमुलाई को रिसेप्टर पे करना, फिर जिसकी वजह से आपके फेरेंजियल डिमल्सेंट्स होंगे, उनकी वजह से फेरेंजियल डिमल्सेंट के बाद में वहाँ पे क्रेनियल नर्व होगा। वो क्रेनियल नर्व आपका कॉर्टेक्स जाएगा, फिर वो कॉर्टेक्स जो आपका कफ सेंटर है ब्रेन में, ब्रेन स्टेम्स में, पॉन्स में, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि म्यूकोकाइनेटिक्स होगा कि म्यूकोलिटिक्स होगा। उसके बाद में अगर काइनेटिक्स है तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा स्पूटम में, और अगर है तो पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन होने के बाद में कफ आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका कैसा प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं कफ के मतलब कि एक्सपेक्टोरेंट्स की क्लासिफिकेशन की, जो भी ड्रग यूज्ड हो रही है उसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन आपका 3 में डिवाइडेड है। पहला, ड्रग फॉर नॉन प्रोडक्टिव ड्राई कफ। अगर ड्राई कफ है उसके लिए कौन सी ड्रग्स होंगी, प्रोडक्टिव कफ है उसके लिए कौन सी ड्रग्स होंगे, और मिसेलियस के लिए कौन सी ड्रग्स हैं। एंटीट्यूसिव, ये कफ सेंटर सप्रेसेंट होता है। इसमें 3 में डिवाइड होता है। पहला आपका आता है ओपियोइड्स, फिर आपका आता है नॉन ओपियोइड्स, फिर आपका आता है एंटीहिस्टामिन। ओपियोइड्स में एग्जाम्पल है आपका कोडेन। नॉन ओपियोइड्स का आपका एग्जाम्पल है नोस्कापीन, या फिर आप कह सकते हैं डेक्स्ट्रो
स्पान, फिर आपका एंटीहिस्टामिन में आएगा प्रोमेथाजीन। नेक्स्ट इसी में ही आपका सेकंड आता है फेरिंजियल डिमल्सन, जिसमें आप कफ के ड्रॉप्स को यूज़ करोगे। अगर आपका प्रोडक्टिव कफ है जिसमें म्यूकोकाइनेटिक्स आता है, इसमें आपके दो आएंगे। पहला आपका आएगा ब्रोंकियल सिक्रीशन इन्हांसर्स, जिसमें आपका आएगा सोडियम सिट्रेट ड्रग, पोटेशियम सिट्रेट ड्रग, पोटेशियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड, ये आपके ड्रग्स आते हैं। म्यूकोलिटिक्स में आपका आएगा ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोजोल और एसिटिलसिस्टीन और कार्बोसिस्टीन। अगर मैं बात करूँ जब हम लोगों को वेट कफ आता है तो एम्ब्रोजोल कफ सिरप मिलता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा एम्ब्रोजोल कफ सिरप ही चलता है, और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा। वे सेलिनियस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके दो आते हैं। पहला आपका है ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स में आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए साल्ब्यूटामॉल, जिसको हम लोग पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपका आता है एंटी माइक्रोबियल्स, जो अगर मान लीजिए किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में आप ड्रग लेंगे, उसको आप देंगे अजिथ्रोमाइसिन या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है एक्सपेक्टोरेंट्स का, जिसमें आपके नॉन प्रोडक्टिव का अलग रहता है कॉलम, और आपके प्रोडक्टिव का अलग रहता है, और मिसेलियस का अलग रहता है। नॉन प्रोडक्टिव में आपने फर्दर दो में डिवाइड होगा, प्रोडक्टिव अपने फर्दर में दो में डिवाइड होगा, मिसेलियस फर्दर आपके दो में डिवाइड होगा। सो आपके जो AMS पब्लिकेशन बुक है उसमें ये सारा पोर्शन बहुत ही ईजी, बहुत ही कन्वीनियंट वे में दे रखा था, इसलिए हम लोग इससे डिस्कस कर रहे थे। अब आगे का पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे ठाकुर पब्लिकेशन बुक से। अगर मैं बात करूँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो ये दो तरीके से आपकी बॉडी में मैकेनिज्म शो करते हैं। पहला है रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन, दूसरा है डायरेक्ट स्टिमुलेशन। जो रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन है ये ड्रग जो है प्रोड्यूस करेगा इरिटेशन आपके GIT में, उसके बाद में आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो थिकनिंग, जो म्यूकस थिकनिंग होगा सिक्रेशन का। डायरेक्ट में आप देखोगे कि सिक्रेटरी ग्लैंड्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डायरेक्ट ही इन्वॉल्व हो रही है और अपने आप से सिक्रेशन कर रही हैं। रिफ्लेक्स में किसी एक के दूसरे से उनको मिला, डायरेक्ट में उन्होंने खुद से करा। अगर आप क्लासिफिकेशन देखोगे तो इसमें डायरेक्ट एक्टिंग, रिफ्लेक्स एक्टिंग और म्यूकोलिटिक में डिवाइड होता है। चाहे तो आप इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आप मेरी मानेंगे तो प्लीज़ क्लासिफिकेशन को इस तरीके से लिखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर ड्रग्स की, तो पहला आपका आता है डायरेक्ट एक्टिंग एक्सपेक्टोरेंट्स, जिसमें आपका आता है सोडियम, पोटेशियम सिट्रेट और एसीटेट। इसको हम लोग देंगे 0.3 से 1 ग्राम में। ये आपका इंक्रीज कर देता है ब्रोंकल सिक्रीशन को। कैसे? एक सॉल्ट के एक्शन से, सॉल्ट जैसे कि सोडियम, पोटेशियम। नेक्स्ट आपका आता है पोटेशियम आयोडाइड, इसको हम लोग लेंगे 0.2 से 0.3 ग्राम में। ये सिक्रेट होता है ब्रोंकियल ग्लैंड से, और ये करता है कि इरिटेशन हो, जिससे कि सिक्रीशन इंक्रीज हो जाए। सिक्रेशन जैसे 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 इंक्रीज होगा, ये आपका ब्रोंकियल म्यूकोसा को एक्यूटली इन्फ्लामेट कर देगा। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे पोटेशियम आयोडाइड का, मतलब कि बहुत महीनों से यूज़ करो, तो ये आगे चल के आपकी बॉडी में गोइटर और हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज कर सकता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आपका आता है क्यूएसेकॉल। ये आपका ऑब्टेन्ड होता है वुड से, जिसको हम लोग कहते हैं श्रेयोस्टोट। ये आपके सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड होता है और ये आपके लेस इरिटेटिंग होता है। ये आपके डायरेक्टली इंक्रीज कर देता है ब्रोंकियल सिक्रीशन को, और आपके नोज में म्यूकोसल सिलियरी एक्शन को भी इंक्रीज कर देता है, जिससे जो एब्जॉर्प्शन गट से हो रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ आपके रिफ्लेक्सली एक्टिंग एक्सपोरेंट्स की, तो एक्सपोरेंट्स में आप देखोगे इसमें आपका आएगा म्यूकोलिटिक्स। अगर मैं बात करूँ म्यूकोलिटिक्स की, तो इसमें आपका फर्दर 3 में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोजोल, एसिटिलसिस्टीन। तो जो आपका पहला वाला है वो आपका अल्कलॉइड वेस्किन डेरिवेटिव्स है। ये आपका ऑब्टेन्ड होता है अडाटोड़ा से वेसिका, जिसको हम लोग वसाखा कहते हैं। ये आपका बहुत ही पोटेंट म्यूकोलिटिक, म्यूकोकाइनेटिक है। ये आपका ब्रोंकल सिक्रीशन को बहुत ही ज़्यादा थिन कर देता है, यही इसका मेन काम है। और अगर इससे पूछा जाए साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो राइनोरिया होगा, लैक्रिमेशन होगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन होगा और हाइपर सेंसिटिविटी होगी। एम्ब्रोजोल क्या है? ये आपका मेटाबॉलिक है ब्रोमहेक्सिन का। इसमें सिमिलर म्यूकोलिटिक एक्शंस होते हैं जो आप देखोगे, और इसका यूज़ और साइड इफ़ेक्ट्स भी एकदम सेम है। एसिटिलसिस्टीन ये आपका ओपन करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड को, किसमें? म्यूकोप्रोटीन में, जो आपका प्रेजेंट होता है स्पूटम में, जिसकी वजह से ये लेस विस्कस बनाता है, और इसको हम लोग डायरेक्ट एडमिनिस्टर कर सकते हैं RT में, मतलब कि रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। इंडिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपेक्टोरेंट्स को आप डायरेक्टली या फिर रिफ्लेक्स एक्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप डायरेक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दे सकते हैं। म्यूकोलिटिक्स को क्या है, आपको ट्रीटमेंट करना होगा जब थिक होता है तब के लिए, थिक म्यूकस के लिए। एडवर्स इफेक्ट क्या है, जीआईटी में जीआई अपसेट हो जाएगा, नोजिया वोमिटिंग, सीएनएस में ड्रॉजीनेस होगा, ये है एक्सपेक्टोरेंट्स का। लेकिन म्यूकोलिटिक्स में सीएनएस में डिजीनेस, ड्रॉजीनेस, जीआईटी में नोजिया, स्टोमेटाइटिस, हेपेटोटॉक्सिसिटी, अनप्लीजेंट ओडर, ये सब आपको देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी में ब्रोंकोस्पाज्म होगा, हेमाप्टोसिस होगा, राइनोरिया होगा। अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको एक्सपेक्टोरेंट्स में देखना पड़ेगा कि जो पेशेंट्स को एलर्जी है उनको हम लोग नहीं देंगे, जो पेशेंट को प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग वुमेन है उनको हम लोगों को नहीं देना है। जिस पेशेंट को परसिस्टेंस कफ है और इंडिकेटिव अंडरलाइन कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तब हम लोगों को नहीं देना है। म्यूकोलिटिक्स को हम लोगों को, जो पेशेंट्स को एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म है, पेप्टिक अल्सर, ओसोफेजियल वेरीज है, तब हम लोग नहीं देते हैं, बिकॉज ये इंक्रीज कर देते हैं सिक्रेशन को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। रोल ऑफ नट सिंपल सी बात है, आप उसको खुद से प्रिपेयर करेंगे। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एंटीट्यूसिव के। एंटीट्यूसिव वो ड्रग्स हैं जो आपके सीएनएस पे एक्ट करते हैं और आपके थ्रेशोल्ड कफ सेंटर को इंक्रीज करते हैं, या फिर वो पेरिफेरली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे आपके रिड्यूस करेंगे आपके ट्यूसल इम्पल्स को। यही एक मेन काम होता है एंटीट्यूसिव का। अगर मैं बात करूँ ये कंट्रोल कर लेंगे, इनका मेन काम क्या होता है, कंट्रोल करना। अगर ये कम कर लेंगे तो इससे कफ बहुत ही जल्दी आपका सही हो जाता है, और इसको आप सिर्फ और सिर्फ ड्राई कफ के लिए यूज़ करोगे, या फिर नॉन प्रोडक्टिव कफ के लिए यूज़ करोगे, या फिर अनप्रोडक्टिव कफ के लिए यूज़ करोगे। अगर आप देखोगे तो एंटीट्यूसिव जो आपका कफ सेंटर सप्रेसेंट होता है उस पर मेनली रहता है। मतलब कि इसमें जो ओपियोइड्स होता है, ओपियोइड्स के एग्जांपल मैंने बताया था कोडेन, ये आपके कफ रिफ्लेक्स सेंटर को क्या करेगा, डायरेक्ट एक्शन से रिड्यूस करेगा। ये मेन काम है और इसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन 3 में होता है। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ओपियोइड, नॉन ओपियोइड्स, एंटीहिस्टामिन को। पहले हम लोग पढ़ेंगे ओपियोइड्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉन ओपियोइड्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे एंटीहिस्टामिन। ओके, तो सबसे पहले आपका आता है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स में अभी हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ा कोडेन। कोडेन को हम लोग 3-मेथाइल मॉर्फिन भी कहते हैं। ये आपका एक नेचुरल आइसोमर है, किसका, मिथाइलेटेड मॉर्फिन का। साथ ही साथ इसको सेमी सिंथेटिक 6-मेथाइल मॉर्फिन कहते हैं, और ये आपका एज अ एनाल्जेसिक, एंटीट्यूसिव और एंटीडायरल प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। कोडेन आपका जो रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है और ये आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा उस रिसेप्टर पे रहेगा। लेकिन कोडेन आपका मेनली म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट पे रहेगा, और अगर ओवरडोज हो गया, बहुत ज़्यादा आपने ओपियोइड्स ले लिया, तो आपका सीएनएस डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, पिन पॉइंट प्यूपल्स हो जाएंगी, कोमा कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। इसीलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि कोई भी सेडेटिव ड्रग दो तो आप अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट दो। इंडिकेशंस क्या है, जब कफ हो रहा है तब आप दोगे, डायरिया की कंडीशन में दोगे, पेन की कंडीशन में दोगे, इरिटेटेबल बोवल सिंड्रोम की कंडीशन में दोगे, और नेक्रोलैप्सी की कंडीशन में आप ओपियोइड्स प्रोवाइड करते हो। तो ये सारी इंडिकेशंस हैं जिसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, किस कंडीशंस में हमें नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। पहले तो ओपियोइड्स देने के बाद ये डिप्रेशन कॉज कर देता है, और अगर पर्सन को डिप्रेशन पहले से, तो ये दवा हमें नहीं देनी है। अस्थमा की कंडीशन में ये दवा नहीं देनी है, और अगर बहुत ही ज़्यादा इंट्राक्रैनियल प्रेशर है उस पर्सन को, तब भी हमको ये दवा को नहीं देना है। कौन सी दवा, कोडेन, दैट इज ओपियोइड्स, जो कि किस में आ रही है, आपके एंटीट्यूसिव में आ रही है। फिर आपका आता है डोज की अगर मैं बात करूँ तो एडल्ट में 10 से 20 mg दोगे एवरी 4 से 6 घंटे में। ओके, चिल्ड्रन जो 6 से 12 साल के होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 mg देंगे 4 से 6 घंटे पे। जो चाइल्ड 2 से 6 साल के आएंगे उनको हम लोग 2.5 से 5 mg देंगे। ये आपको ध्यान रखना होता है, और आप इसको अपने तरीके से नहीं लिख सकते। जो आपके बुक में डोज दे रखा होता है ठीक उसी तरीके से आपको अपने एग्जाम में लिखना है। इसमें प्लीज़ मत चेंजेस करिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये फार्मा बहुत डिफिकल्ट है, मैं एग्जाम तक भूल जाऊंगा, ये डोज मुझे नहीं याद रहेंगे, तो प्लीज़ आप एक पेपर लीजिए, एक पेपर पे एक ड्रग का एक डोज लिखिए और उसका रूट लिखिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखिए। ये 3 मेन है, बाकी क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन पार्ट आप खुद से भी कर सकते हैं। जब ये 3 पेपर होगा तब आप मार्क्स अच्छे गेन करेंगे फार्माकोलॉजी एग्जाम में। फिर हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की। तो एडवर्स इफेक्ट क्या होगा,
एडवर्स इफेक्ट में आपको देखने को मिलेगा यूफोरिया, इचिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, ड्रोजिनस, ड्राई माउथ, मियोसिस, ऑर्थोस्टेटिक, हाइपोटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन, डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन। और भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा, आपको गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलेगा, स्किन रैशेज होंगे। ये सारा आपका होता है ओपियोइड्स, दैट इज कोडेन में। अब हम बात करते हैं नॉन ओपियोइड्स में। तो नॉन ओपियोइड्स में आपका सबसे पहला आता है डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन। तो इसको हम लोग DXM या फिर DM के बेस से देखते हैं। यह आपको कफ सप्रेशन ड्रग होता है, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है और ये आपके कफ सेंटर जो आपका ब्रेन में प्रेजेंट होता है तो उसको सप्रेस करता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है जो आपके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में NMDA, उसको एंटागोनिस्ट वर्क करता है, जिसकी वजह से ये कंट्रोल पा पाता है सब्सटेंस पे, जिस सब्सटेंस का नाम है कीटामाइन एंड PCP, दैट इज़ फेनाइल साइक्लिडीन। इसको जैसे ही पाएगा वैसे उसका कंट्रोल हो जाएगा। डोसेज की अगर मैं बात करूँ डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन की, तो ये आपका अवेलेबल होता है सिरप फॉर्म में। एडल्ट में आप दोगे 10 से 30 mg 4 से 8 घंटे एवरी आवर पे। चिल्ड्रन जो 6 से 12 साल के आते हैं उसमें 2.5 से 5 mg दोगे। और आप अगर चेंज करो आवर्स, जैसे कि अगर एवरी 4 आवर पे दे रहे हो तो 2.5 से 5 mg, अगर एवरी 6 to 8 आवर्स पे दोगे तो 7.5 to 15 mg दोगे। चिल्ड्रन जो 2 से 6 साल का उम्र का है उसमें हम लोग 1.25 से 2.5 mg देंगे एवरी 4 आवर पे। लेकिन अगर हमने आर चेंज कर दिया, आर 6 to 8 आवर कर दिया, तब इसका डोज बढ़ जाएगा, उस डोज का हो जाएगा 3.75 to 7.5 mg। ये क्या है, डोजेज है डेक्स्ट्रोमेथोफेन का। अब एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे, तो आप देख रहे हो इतने सारे आपको एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको पता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम देखने को मिलेगा। आपके बॉडी में रैशेस, इचिंग होगा, नोजिया होगा, ड्रोजिनेस होगा, डिजीनेस होगा, हेलुसिनेशंस होंगे, वॉमिटिंग होगा, ब्लड विजन होगा, डायलेट प्यूपल्स हो जाएंगे, स्वेटिंग होगा, फीवर होगा, हाइपरटेंशन होगा, शैलो रेस्पिरेशन होगा, डायरिया होगा, यूरिनरी रिटेंशन होगा और क्लोज आई हेलुसिनेशन होगा। तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे नॉन ओपियोइड्स में। जो आपका नॉन ओपियोइड्स में कौन सी ड्रग है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग की जो आपकी नॉन ओपियोइड्स में आती है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉस्कापीन। ये आपकी, उसको हम लोग और भी ड्रग के नाम से कहते हैं, जिसका नाम है नार्कोटीन, नेक्टोडोन, नॉस्पेन और आपका आता है अनार्कोटीन। अगर मैं बात करूँ, ये ड्रग आपकी बेंजिल लिसोक्विनोलिन की एल्कलॉइड की होती है। यह आपकी पेपरवेसी फैमिली से बिलोंग करती है। इसमें आपको पेन किलिंग प्रॉपर्टीज ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें कफ की एंटीट्यूसिव में, तो ये कफ जो कफ सेंटर होता है उसको सप्रेस करता है और इसमें आपको दिखाई देगा कि इसमें प्रॉपर्टीज़, एक्टिविटीज़ शो करने की है एक एंटी कैंसर्स की। तो अब अगर मैं एक एक लाइन बाद समझाऊंगी तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा लेंदी है, लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो जो नॉस्कापीन ड्रग है एंटीट्यूसिव, ये मेनली आपके सिग्मा रिसेप्टर पे रहती है और ये एगोनिस्ट वर्क करती है। जैसे इसका रहेगा वैसे इसका इफेक्ट में आप देखने को पाओगे कि जो रिडक्शन है वो आपको देखने को मिल रहा है। डोज की अगर मैं बात करूँ तो एडल्ट में 15 to 30 mg दोगे 3 से 4 टाइम्स डेली। ये भी चीज़ देखिए, चाइल्ड में जो 6 से 12 साल के हैं तो उसमें 15 mg दोगे 3 से 4 टाइम्स डेली। चाइल्ड जो 2 से 6 साल का है उसमें 7.5 से 15 mg 3 से 4 टाइम्स डेली। अब आपका आता है एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, हेलुसिनेशन, लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव, swelling of prostate gland, loss of appetite, dilated pupils, increased heart rate और आपकी shaking मसल स्पाज्म बहुत होगा, chest pain, increased alertness, loss of any sleepiness and loss of stereoscopic vision। तो ये सारे आपको एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे ड्रग नॉस्कापीन या फिर नार्कोटीन या फिर नेक्टोडोन या फिर नोस्पेन या फिर एनॉर्कटीन में।
अब नेक्स्ट आपका आता है एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन की अगर मैं बात करूं तो ये आपके अफोर्ड रिलीफ होते हैं कफ के लिए, और ये आपके एक्शन करते हैं दो, पहला होता है सेडेटिव, दूसरा होता है एंटीकोलिनर्जिक। इसमें सेलेक्ट नहीं कर पाते कि कौन से कफ सेंटर को उनको सप्रेस करना है। अगर मैं बात करूँ हिस्टामिन टाइप 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की, तो इसके एग्जांपल्स आपके होते हैं सेट्रिजिन, क्लोरफेनामाइन, डेस्लोरोटाडीन और फेक्सोफेनाडीन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये कम्पिटिटिव इनिबिशन करता है H1 रिसेप्टर का, जो ब्लॉक कर देता है आपके एक्यूट इन्फ्लामेटरी इफेक्ट जो कि हिस्टामिन का होता है, जिससे वेसोडाइलेशन, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी और पेन, ये सारे आपके एंटी मस्कुलरिन इफेक्ट जो होता है वो शो करता है आपको ड्रोजिनस या फिर एंटी एमेटिक ड्रग। इंडिकेशन किस किस में आप इसको ले सकते हैं? तो इंडिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो आपको कोई भी एलर्जी है तो उस कंडीशन में ले सकते हैं, जैसे कि आपको सीजनल राइनाइटिस है तब आप उसको नेक्स्ट आपका पॉइंट दे रखा है इंडिकेशन में, प्रूराइटस में ले सकते हैं, यूट्रिकेरिया में ले सकते हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट अगर आपको कराना है, कोई भी एंजियोएडेमा है या फिर एनाफाइलैक्सिस है उसके में, हे फीवर में आप ले सकते हैं, वेसोमोटर राइनाइटिस में ले सकते हैं, अस्थमा में ले सकते हैं, एनाफाइलैक्सिस में ले सकते हैं, एंटी एमेटिक में ले सकते हैं, हाइप्नोटिक में ले सकते हैं, और पार्किंसनिज्म डिजीज़ में भी आप ले सकते हैं। पार्किंसन डिजीज़ आप न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे एचएन सब्जेक्ट में, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे इंडिकेशंस है आपके एंटीहिस्टामिन ड्रग्स के। लेकिन अगर ड्रग को इंडिकेट में हम लोग दे सकते हैं तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए, दैट इज जिसमें हम लोग उनको नहीं देते हैं। जिस पेशेंट को प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है उसमें हम लोग नहीं देंगे, जिस पेशेंट की यूरिनरी रिटेंशन है फिर भी हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, और अगर ग्लूकोमा, वो भी क्लोज्ड एंगल टाइप होता है ग्लूकोमा का, उसमें भी हम लोग नहीं देंगे। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी में कोई भी टाइप हो, टाइप 1 to टाइप 5 कोई भी हो, तब भी हम नहीं देंगे। हाइपोकैलेमिया, कैल्शियम हाइपोकैलेमिया, जब आपका जो लेवल होगा पोटेशियम का जब कम हो जाएगा तब हम लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे। नियोनेट्स और एडल्टली में नहीं देते हैं, एपिलेप्सी कंडीशन में नहीं देते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन में नहीं देते, और पेशेंट को जिसको कोमा है, वो कोमा में ऑलरेडी है, उसको हम लोग एंटीहिस्टामिन ड्रग नहीं देते हैं। फिर आपका आता है साइड इफेक्ट या फिर आपका आता है एडवर्स इफेक्ट। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जो आपके 4 नंबर तक हैं वो आपके एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट तो देखने को मिलेंगे। पहला है ड्रोजिनस, माउथ ड्राइनेस, यूरिनरी रिटेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन। ये आपके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग इफेक्ट की वजह से देखने को मिलता है। रेस्ट ऑफ आपके क्या है? ब्लड विजन, डिलीरियम, कॉन्वर्जन, सीवियर टॉक्सिसिटी, ये आपको अलग से देखने को मिलेगा एडवर्स इफेक्ट में। ड्रग इंट्रैक्शन क्या होगा? साइमल्टेनियसली जब आप हाइप्नोटिक्स या फिर एन्यूलेटिक्स या फिर अल्कोहल को लोगे तो ये सारी चीज़ें आपकी वर्स ड्रोजिनेस को करेंगी। अगर आप साइमल्टेनियसली यूज़ करोगे MAOI का या फिर TCA का, ये इंक्रीज़ करेगा आपके एंटी मस्कुलरिन इफेक्ट को। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि कैसे क्या रहता है। इंडिकेशंस इसमें दे रखा है कि कैसे आप मतलब इसमें एडमिनिस्टर करोगे और कैसे आपका रहेगा, मतलब कि जब हम लोग इसको ड्रग इंट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए, लेकिन इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। एडवर्स इफेक्ट तो आप लोग पढ़ चुके हो एक एक चीज़ का, लेकिन अगर आप ड्रग इंट्रैक्शन पर पढ़ोगे तो ये चीज़ आपके लिए क्या हो जाएगी? डिफ़िकल्ट हो जाएगी। मेनली आपके लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूकोलिटिक्स के बारे में। तो म्यूकोलिटिक्स वो एजेंट होते हैं जो, लिटिक्स का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन किसका कर रहे हैं? म्यूकस का। इसमें हाई रिस्क होता है कि रेस्पिरेटरी पेशेंट को जो कफ हो वो थिक और परसिस्टेंट सिक्रीशन हो। इसमें हम लोग लिक्विफाई करेंगे रेस्पिरेटरी सिक्रीशन को, जिससे जो एयरवे है वो क्लियर हो जाए। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। जो म्यूकस, जो मतलब कि स्पूटम है, जो आपके लंग में है, वो आपका बहुत सारे बॉन्ड्स के साथ है, उसको हम लोग तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद ही हटाएंगे। ये होता है इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसमें हम लोगों को बहुत ही टाइम लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, थिकनेस म्यूकस की अगर डिक्रीज़ नहीं होगी तो ये ईजियर हो जाएगा कफ के लिए। साथ में हम लोगों को हार्डर होता है कि जर्म्स इन्फेक्शन ना करें और कोई भी चेस्ट इन्फेक्शन ना हो पाए। इसलिए अगर मैं बात करूँ इसके एक्शन की, जो म्यूकोलिटिक होता है वो प्रोटेक्ट करता है लीवर सेल्स को, किससे? डैमेजिंग से, जो कि हम लोग लेते हैं एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी, बिकॉज ये नॉर्मलाइज कर देता है आपके हिपैटिक ग्लूथियोन लेवल को, और बाइंड करता है आपके रिएक्टिव हेपेटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ एसिटामिनोफेन के।
सिंपल सी बात है, ये लीवर सेल्स के सिर्फ इसीलिए क्या करता है, डैमेजिंग से बचाता है। इसका जो इफेक्ट है वो म्यूकोप्रोटीन्स का, ये रेस्पिरेटरी सिक्रीशन पे रहता है जो कि स्प्लिट करता है आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड को। ये डिक्रीज करता है फिर्मनेस को, विस्कोसिटी किसके, म्यूकस को। ये आपका प्रिपेयर होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से, और ये सेलेक्टिवली ब्रेक डाउन भी करता है एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए को। कहाँ से, प्रोटीन से। इंडिकेशंस की अगर मैं बात करूँ, जब हम लोगों को लिक्विफाई म्यूकस कराना होगा सिक्रीशन का, तब हम लोग यूज़ करते हैं। जिन पेशेंट्स को डिफिकल्टी हो रही कम्फिंग में सिक्रीशंस को हटाने में, उनमें यूज़ करते हैं। क्लियरिफाई सिक्रीशन के लिए यूज़ करते हैं कोई भी डायग्नोस्टिक्स टेस्ट करने से पहले। मान लीजिए आपको डायग्नोस्टिक ब्रोंकोस्कोपी करनी है और वहाँ पे इतना सिक्रीशन है, तो क्या ब्रोंकोस्कोपी नहीं करते, तो पहले हम लोग सिक्रीशन को हटाएंगे फिर ब्रोंकोस्कोपी करेंगे। अगर आप यूज़ करोगे ओरली तो आपको लीवर को टॉक्सिसिटी से प्रोटेक्ट करता है। लीवर की टॉक्सिसिटी क्या होती है, एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी। साथ में ये आपका ट्रीटमेंट एटेलेक्टेसिस में भी हेल्प करता है। फिर अगर मैं बात करूँ एडवर्स इफेक्ट की, तो ये नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, जीआई में कुछ इफेक्ट्स होंगे वो भी शो करेगा। हेडेक, डिजीनेस, सीएनएस इफेक्ट देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कंसिडरेशन होता है कि ये प्रोलॉन्ग्ड यूज़ करने पे आपका एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम शो करता है, वो आपका होता है अंडरलाइंग कफ, और वो कॉज आपका हो जाता है राइनोरिया, ब्रोंकोस्पाज्म। ये भी आपकी कुछ रेस्पिरेटरी इफेक्ट है जो कि आपको म्यूकोलिटिक यूज़ करने के बाद में देखने को मिलेगा। म्यूकोलिटिक्स में जब आप ध्यान दोगे तो म्यूकोलिटिक्स में आपका ये सारी चीज़ें मतलब इतनी ईजिली नहीं होती हैं। उसके बाद में रैशेस और स्किन में भी आपको देखने को मिलेगा, रैशेस आपको देखने को मिलेगा स्किन में, और ये मेन हाइपर सेंसिटिविटी केसेस में भी आपको देखने को मिल सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर मैं बात करूं, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, तो जो म्यूकोलिटिक ड्रग्स हैं हम लोग पेशेंट एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म है उनको नहीं देखते, पेप्टिक अल्सर उनको नहीं देते, ओसोफेजियल वेरीज है उनको नहीं देता, और इसलिए नहीं देते क्योंकि ये इंक्रीज कर देंगे म्यूकस सिक्रेशन को, और ये सारी कंडीशंस आपकी वर्स कंडीशन में डेवलप कर सकता है। फिर आपकी म्यूकोलिटिक्स में ड्रग्स आती हैं। ड्रग्स की अगर मैं बात करूँ, पहले आपकी ड्रग आती है ब्रोमहेक्सिन जो कि आपकी रहती है म्यूकोलिटिक्स में, और दूसरी आपकी होती है एम्ब्रोजोल। अगर मैं बात करूँ इन दोनों में, तो मेन आपकी इंपॉर्टेंट है एम्ब्रोजोल। अब हम इसको पढ़ेंगे एम्ब्रोजोल को। ये आपकी मेटाबोलाइट होती है किसकी, ब्रोमहेक्सिन की। ये आपका एम्ब्रोजोल एजेंट है जो आपके सिस्टमिक एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम लोग ओरल एडमिनिस्टर करते हैं। इसको रफली 30 मिनट लगता है अपने काम को शुरू करने के लिए बस। उसके बाद में इसका मेन क्या होता है, जो स्पूटम का वॉल्यूम है वो धीरे धीरे कम करना, और इसका ट्रीटमेंट आपका देखोगे विस्कोसिटी जो होता है उसका वो लो करता है। एक्शन की अगर मैं बात करूँ, इसमें सीवियर प्रॉपर्टीज़ है सब्सटेंस की जो इंक्लूड करता है सीरोलिटिक को और सिक्रेटोमोटर इफेक्ट को। मेन इसका काम क्या होता है, ये स्टिमुलेट करता है आपके टाइप 2 न्यूमोसाइट्स के, और इसकी वजह से रिलीज होता है सर्फेक्टेंट, और यही चल के आगे आपका इम्प्रूव करता है म्यूकस ट्रांसपोर्ट और रिड्यूस करता है म्यूकस एडेशन। कहाँ पे, आपके ब्रोंकियल वॉल पे, जिससे आपका बैक्टीरियल अटैक भी बच जाता है, और साथ में आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये प्रोडक्टिव कफ क्या है हट जाएगा, जिससे इनकरेज होगा आपका म्यूकस क्लियरेंस। फिर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ब्रीथ लेने में, और वो कंफर्टेबल भी होगा। इंडिकेशंस क्या है, तब भी आप लोगे जब पेशेंट को ट्रैकियोब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसेमा है, या फिर ब्रोंकाइटिस निमोकोनियोसिस है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी पल्मोनरी डिजीज़ है, ब्रोंकिएटिस है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकोस्पाज्म, अस्थमा है। इन सारी कंडीशंस में आप लोगे। अगर ब्रोंकाइटिस एक्यूट है तो आप एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक का यूज़ करोगे, जिससे आप जल्दी ठीक हो सकते हो। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, तो एज सच इसका कोई नहीं है, लेकिन स्टमक अल्सर्स में आपको नहीं देना है। एडवर्स इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो एलर्जिक रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे, आपको हाइव्स, स्किन रैशेस देखने को मिलेंगे, एडेमा देखने को मिलेगा, और अगर एलर्जिक कॉन्टैक्ट होगा डर्मेटाइटिस का, एनाफाइलेटिक शॉक भी डेवलप हो सकता है। रेयर में आपको क्या देखने को मिलेगा, वीकनेस होगा, हेडेक होगा, डायरिया होगा, ड्राई माउथ होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में आप देखोगे वहाँ पे आपका म्यूकस का रहेगा, आपको राइनोरिया होगा, ब्लॉट्स होगा, डिस्यूरिया होगा, आपको गैस्ट्रेल्जिया होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा। जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है बहुत टाइम से, मतलब कि मंथ से यूज़ कर रहे हो। रैपिड इंट्रावेनल इंट्रोडक्शन में आप देखोगे कि फीलिंग और टॉर्पर होगा, और आपका इंटेंसिव हेडेक भी होगा। इस टाइम पे आपके डिक्रीज़ हो जाएगा, एक भी ब्रीथलेसनेस होगा, हाइपरथर्मी होगा, और चिल्स होगा। फिर हम बात करते हैं डोज की। एडल्ट में हम देंगे 30 mg पर डे,
ये एक टैबलेट की बात हो रही है। इसमें हम लोग 120 mg देंगे जब 4 एमराजोल टैबलेट होगा 2 to 3 डिवाइडेड डोज पे। चाइल्ड जो 2 साल्स में है उसमें हम लोग हाफ ए टेबल स्पून देंगे एमराजोल सिरप 2 टाइम्स अ डे, मतलब कि दिन में 2 बार देंगे और हाफ टी स्पून देंगे, फुल नहीं हाफ टी स्पून। उसके बाद में चाइल्ड जो 2 से 5 उसमें भी हाफ रहेगा, लेकिन सिरप 3 टाइम्स हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट आपका आता है चिल्ड्रन, जो आपका 5 साल से बड़ा होता है, उसको पूरा 1 टीस्पून देंगे, मतलब कि पहले में हाफ था, अब इसमें फुल रहेगा, हाफ नहीं रहेगा, और इसका सिरप रहेगा 2 से 3 बारी दिन में। फिर रोल ऑफ नट्स तो आप एज यूजुअल अपनी तरफ से लिख ही सकते हैं। आपका टॉपिक एक्सपेक्टोरेंट्स कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।